हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि आईएएस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर पीटी रिवीजन 2022 सीरीज के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका हमारा विषय है कला एवं संस्कृति। आज हम कला एवं संस्कृति के तहत दूसरे एपिसोड को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी खबरों को। आज के हमारे सेशन की पहली खबर है त्रिपक्षीय कार्बी आंगलोंग शांति समझौता। दरअसल अभी हाल ही में बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस त्रिपक्षीय समझौते में केंद्र सरकार, असम सरकार और असम के ही 5 उपद्रवी समूह शामिल थे। इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह रखा गया था कि असम में चूंकि इन 5 उपद्रवी समूहों ने बहुत हिंसा मचा रखी थी और कई ऐसे घटनाक्रम वहां देखे गए जो कि नहीं होने चाहिए थे, इसलिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। कारण था कि असम को अब शांतिपूर्वक एक ऐसा स्टेट बनाया जाए जहां पर इनकी जो गतिविधियां हैं उसे कम किया जा सके, यानी कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में हिंसा को समाप्त करने, असम में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने से संबंधित यह समझौता था। इसका उद्देश्य था हिंसा छोड़ चुके जो सशस्त्र कैडर थे उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। यानी कि ये जो 5 उपद्रवी समूह थे जिन्होंने यह बात कही थी कि ये हिंसा को अब छोड़ देंगे, इनको अब मुख्य धारा में शामिल करना। यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें कार्बी आंगलोंग जो इलाका है वह काफी महत्वपूर्ण है और कई वर्षों से यह चर्चा में था। यूपीएससी इस पर सवाल बना सकती है। आइए आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह असम का नक्शा है जिसमें यह कार्बी आंगलोंग इलाका है। यह कार्बी आंगलोंग इलाका है और यह कार्बी आंगलोंग वेस्ट इलाका कहलाता है। इसमें रहने वाला समूह ही कार्बी समूह कहलाता है और यहीं पर इनकी जो हिंसक गतिविधियां थी जो असम के अन्य क्षेत्रों तक फैली हुई थी, इसकी वजह से यह काफी चर्चा में रहता था समूह और यह मांग कर रहा था कि असम में ही इस इलाके को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, जो कि लगभग असंभव प्रतीत होता है क्योंकि यह इलाका असम के मध्य में स्थित है। तो किसी भी राज्य के मध्य में किसी अन्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा देना लगभग नामुमकिन है। अन्य तथ्यों की बात करें तो कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट यानी KLNLF और पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, ये कुछ ऐसे समूह हैं जो इस बात की मांग कर रहे थे कि असम का जो यह कार्बी आंगलोंग इलाका है इसे अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। इसकी वजह से ये समूह काफी चर्चा में थे जो कि इस समझौते में शामिल थे। इन समूहों की क्या मांग थी? इनकी मांग थी कि कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद है जो उसमें कुछ क्षेत्रों को और शामिल कर दिया जाए, यानी कि असम के जो कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में जो कार्बी निवास कर रहे हैं उसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों में कार्बी लोग निवास कर रहे हैं उनको भी, उस क्षेत्र को भी कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा इनकी मांग थी अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाए, यानी कि असम राज्य में जो भी चुनाव प्रक्रिया होती है, चुनाव होते हैं, उनमें और भी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएं। परिषद को अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं, यानी कि जो कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद है इसे और भी अधिकार दिए जाएं जो उस क्षेत्र के प्रशासन में खुद की भागीदारी यहाँ पर निभा सके। 8वीं अनुसूची में कार्बी भाषा को शामिल किया जाए और इस इलाके में, यानी कि जहां पर जो कार्बी लोग रहते हैं असम के मध्य भाग में, उस इलाके में सरकार 1500 करोड़ रुपए का लगभग निवेश करे और वहां पर जो भी संसाधन है उनको उपलब्ध करवाए। लेकिन अभी जो हाल ही में यह त्रिपक्षीय समझौता हुआ, उन त्रिपक्षीय समझौते में क्या बिंदु शामिल हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस बिंदु में पहला बिंदु था कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद जो है उसको स्वायत्तता का हस्तांतरण किया गया है, यानी कि समझौता जो संपन्न हुआ है उसमें जो कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद है उसका क्या नाम है, KAAC, इसे और अधिक हस्तांतरण किया गया है शक्तियों का और अधिक इसमें स्वायत्तता प्रदान की गई है। इस समझौते में अन्य बिंदु है कि कार्बी क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाओं हेतु विशेष विकास पैकेज की घोषणा। इस विशेष विकास पैकेज में सरकार ने कहा है कि वह 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए को वहां पर लगभग लगाएगी, जिसमें वहां के जो लोग निवास करते हैं उनको संसाधनों की उपलब्धता प्रदान की जाएगी। यह 1000 करोड़ कैसे डिवाइड किया गया है, तो इसमें 500 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और 500 करोड़ असम सरकार प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा कार्बी लोगों की जो भाषा है, संस्कृति है,
उसकी पहचान है उसे और अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह इस समझौते का बिंदु है। इसके अलावा जो अभी असम में 5 उपद्रवी समूह थे जो हिंसा फैला रहे थे, उन्होंने इसमें आत्मसमर्पण कर दिया है। इस समझौते के अंतर्गत उन्होंने यह बात कही है कि अब ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होगी। वे इस समझौते के तहत आत्मसमर्पण करते हैं। और जो कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद है उसको अधिक विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। किसमें? इस समझौते के अंतर्गत। इसके अलावा केएसी क्षेत्र के बाहर रहने वाले जो कार्बी समुदाय हैं उसके लिए एक अलग परिषद की मांग कही गई है। कहा गया है कि जो उस क्षेत्र के अलावा या कार्बी लोग जो उस क्षेत्र के बाहर रहते हैं उनके लिए एक कार्बी कल्याण परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, जो इस समझौते के तहत मान ली गई है। संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाना चाहिए। यह भी इस समझौते में बिंदु शामिल किया गया है, जिसमें तीनों केंद्र सरकार, असम सरकार और सभी जो समूह थे, उपद्रवी समूह थे, इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। इससे संबंधित अन्य बिंदुओं की बात करें कि कार्बी क्या है। यहाँ पर जो कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है उसमें कार्बी शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है? तो कार्बी असम का एक प्रमुख जातीय समूह है, क्योंकि यह असम के मध्य भाग में निवास करता है और अपने आप में इसके लिए एक स्वायत्त परिषद भी डिसाइड की गई है। तो यह महत्वपूर्ण समुदाय है, इस पर सवाल पूछे जाने की संभावना है। यह समुदाय कार्बी आंगलोंग और कार्बी आंगलोंग वेस्ट में निवास करता है, इसे ही कार्बी कहा जाता है। कार्बी समूह का 1980 के दशक के उत्तरार्ध से हत्याओं, जातीय हिंसा और अपहरण का इतिहास रहा है। जैसा कि अभी हमने चर्चा भी की, इस समुदाय ने, इन 5 उपद्रवी समूहों ने भी उस इलाके में काफी हत्याएं की हैं, क्योंकि ये अलग राज्य की मांग कर रहे थे और इसके अलावा कार्बी द्वारा एक अलग राज्य की मांग की जा रही थी। यह था कार्बी का एक सामान्य परिचय। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है खबरों में डारलोंग समुदाय। डारलोंग समुदाय त्रिपुरा का यह समुदाय है, जनजातीय समुदाय है। यह एक बार फिर चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि बीते दिनों लोकसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। इस विधेयक को पारित करने के पीछे क्या उद्देश्य रखा गया है, यानी कि यह विधेयक क्यों पारित किया गया है? क्योंकि इसके अंतर्गत त्रिपुरा की जो अनुसूचित जनजातियों की एक सूची है उसमें डारलोंग समुदाय को कुकी की उप जनजाति के रूप में शामिल करने की बात कही गई है। ऐसा कहा जा रहा है और त्रिपुरा में इस बात की मांग है कि डारलोंग समुदाय को त्रिपुरा में एक जनजाति है कुकी, उसकी उपजनजाति के रूप में शामिल करने की बात कही जा रही है। इस संशोधन के जरिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन किया जाएगा, यानी कि इसमें संशोधन करके ही यह कार्य संपन्न किया जाएगा। तो आप इसके बारे में भी देख लीजिएगा, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950, यह भी खबरों में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, डारलोंग समुदाय के बारे में जानें कि यह त्रिपुरा में कहां पर है, इसकी कितने प्रतिशत आबादी है या यह कितने प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो डारलोंग समुदाय त्रिपुरा का एक आदिवासी समुदाय है। इसकी आबादी करीब 11,000 है, यानी कि आप इसकी, हालांकि इसकी आबादी 10,900 कुछ है, लेकिन यह लगभग 11,000 लिखा है। इस समुदाय में शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का काफी प्रसार है। इसका उदाहरण हम इससे भी जान सकते हैं कि आदिवासी संगीतज्ञ और रोजम वादक हैं थंगा डारलोंग। इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, यानी कि इन्हें अपनी जो संस्कृति है और संगीत में अच्छा कार्य करने के लिए पद्मश्री भी दिया गया था, जो इसी समुदाय से संबंधित थे। इस समुदाय की एक और खास बात यह है कि डारलोंग समुदाय के ही कई ऐसे अधिकारी हैं जो स्थानीय प्रशासन में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं, यानी कि डारलोंग समुदाय के कई ऐसे लोग हैं जो स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। इसलिए यह डारलोंग समुदाय एक बार फिर महत्वपूर्ण हो जाता है और अपने आप में इनकी जो रोजम है यह इनका एक वादक है, यानी कि आदिवासी इलाके में यह एक वाद्य यंत्र है। इसको बजाने के लिए और संगीत को संरक्षित करने के लिए, संगीत के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए ही थंगा डारलोंग को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इससे संबंधित अन्य तथ्य देखें कि जो डारलोंग समुदाय है इसे हम कुकी की उपजाति के रूप में शामिल तो कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुकी शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है या कुकी जनजाति क्या है? तो कुकी जनजाति को विभिन्न समुदायों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे इसके लिए कई नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें लुशाई, कुकी, डारलोंग और रोखुम्स शामिल है। इसे कई जगह रोखुम्स नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में अन्य तथ्य देखें,
ये स्वयं को हारे इम्स कहते हैं, लेकिन कुकी को समुदाय के सामान्य यानी जेनरिक नाम के तौर पर इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। इन लोगों ने कहा है कि कुकी इनका जेनरिक नाम है, हालांकि ये खुद के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वह हारे इम्स है। इस स्वयं को हारे इम्स कहते हैं। कुकी को इसका जेनरिक शब्द के रूप में इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है और कहा है कि इन्हें कुकी नाम से जाना जाए। त्रिपुरा में कुकी लोगों की जो कुल आबादी है वह लगभग 10,965 है, जो कि हमने लगभग 11,000 कहा है। कुकी जनजाति के बारे में अन्य तथ्य देखें तो ये पहले पहाड़ की चोटियों में निवास करते थे, झूमिंग खेती और फलोत्पादन के जरिए अपने आजीविका कमाते थे। हालांकि अब इनका यह फलोत्पादन और आजीविका का जो स्वभाव है बदल गया है। अब ये झूमिंग खेती, पशुपालन और समतल भूमि में खेती करते हैं और इसके जरिए ही अब अपनी आजीविका चलाते हैं। इनकी भाषा चीन तिब्बती जाति के कुकी चिन भाषाई परिवार से संबंधित है, यानी कि इनका जो कुल मिला के समुदाय है यह चीन तिब्बती जो जाति है उनसे कहीं ना कहीं संबंध रखता है। अन्य तथ्यों को देखें तो त्रिपुरा में 19 आदिवासी जनजाति समुदाय रहते हैं। त्रिपुरा में कितने आदिवासी समुदाय हैं? 19। इसमें से एक डारलोंग समुदाय या कुकी समुदाय है। ये सभी आदिवासी समुदाय त्रिपुरा में जो 18 जनवरी 1982 को गठित की गई थी एक परिषद, कौन सी? त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, इसके अंतर्गत निवास करते हैं और इसी के अंतर्गत इनका प्रशासन वगैरह चलता है। जनजातीय परिषद जो त्रिपुरा में यह बनाई गई है, यह त्रिपुरा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 70% इलाका कवर करती है और इसकी जो आबादी है वह राज्य की लगभग 30% आबादी को कवर करती है। इसके अलावा अगर अन्य तथ्यों के बारे में हम जानना चाहें, चूंकि अनुसूचित जनजाति चर्चा में है, तो अब हम इस बारे में जानें कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं या किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने की बात कही गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 की क्लॉज 25 में अनुसूचित जनजाति की प्रक्रिया क्या है, यानी कि अनुसूचित जनजाति है उसकी परिभाषा किस प्रक्रिया के तहत अपनाई जाएगी, इसकी चर्चा की गई है। एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) में यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति किस राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के किन इलाकों को या किन समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित करेगा या निर्दिष्ट करेगा, इसके बारे में चर्चा कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 342(1) में। लेकिन राष्ट्रपति यह कार्य उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही तय करेगा। इसके अलावा भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची भी राज्य की अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में प्रावधान करता है, उस क्षेत्र के प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान करता है, जिसके तहत जो 6ठी अनुसूची है वह असम, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय में उस क्षेत्र में जो जनजाति समुदाय निवास करता है उसके क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात करता है। जबकि जो 5वीं अनुसूची है वह असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अलावा जो भी राज्य हैं उस राज्य में कहाँ किस क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र हैं या जनजाति लोग वहां निवास करते हैं उनके प्रशासन का प्रावधान करती है। कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में कौन से राज्य शामिल नहीं है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। जबकि जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यूपीएससी ने इससे संबंधित एक सवाल भी पूछा था जो कि 5वीं और 6ठी अनुसूची पर आधारित था। हमने उस सवाल को लिया है, आइए देखते हैं। सवाल है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में किससे संबंधित प्रावधान है? ऑप्शंस है अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा, राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण, पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण या सभी सीमावर्ती राज्यों की हितों की रक्षा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा, जिस पर अभी हमने चर्चा भी की। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है जनजातीय गौरव दिवस। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की बात कही है और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा की जयंती होती है। तो आइए जनजाति गौरव दिवस से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दे दी है।
इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि जनजाति गौरव दिवस क्यों मनाया जाएगा 15 नवंबर को? इसका उद्देश्य है जो बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सम्मानित करना, यानी कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य बताया जा रहा है, क्योंकि भारत में आजादी के समय बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जनजाति आंदोलन हुए थे और जनजातियों ने भारत को आजादी दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उनको सम्मानित करने के लिए, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना बलिदान दिया है, उनको सम्मानित करने के लिए ही जनजातीय गौरव दिवस को मनाने की बात कही गई है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में यह दिवस मनाया जाएगा। इससे संबंधित अन्य तथ्य देखें तो जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जा रहा है या इसके पीछे जो मनाने का महत्व है, उद्देश्य है, वह क्या है? सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने में यह मदद करेगा, इसलिए यह दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय गौरव, वीरता और आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देगा, इसलिए भी यह दिवस मनाया जा रहा है। और आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। किस दिन किया जाएगा? 15 नवंबर को किया जाएगा। अन्य तथ्यों को देखें तो अभी हमने चर्चा भी की थी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई आदिवासी आंदोलन हुए हैं। इन आदिवासी समुदायों में तामार, संथाल, खासी, भील और मिजो एवं कोल शामिल थे, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजाति समुदायों ने अपना अपना योगदान दिया था। इस वजह से ये सभी जो जनजाति समुदाय हैं वह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इस अवसर पर, यानी जब जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया, इसी दिन प्रधानमंत्री द्वारा रांची कहां पर है? झारखंड में। रांची में एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है और इसी की जयंती के उपलक्ष्य पर भी जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और बिरसा मुंडा जी को जो आदिवासी समुदाय है वे अपना भगवान के रूप में सम्मानित करते हैं, अपने भगवान के रूप में इनकी पूजा करते हैं, इसलिए बिरसा मुंडा भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए अन्य टॉपिक को देखें तो हमारा अगला विषय है, क्या है गंगा उत्सव? चूंकि हाल ही में नवंबर में 1 से 3 नवंबर के बीच में गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है, इसलिए यह विषय एक बार फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं महत्वपूर्ण, उन पर चर्चा करते हैं। तो 1 से 3 नवंबर 2021 के बीच गंगा उत्सव का आयोजन किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? द रिवर फेस्टिवल 2021, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है और इसमें जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वे शामिल थे और इनके द्वारा ही इसका आयोजन किया गया है। यह समारोह न केवल गंगा बल्कि देश की अन्य नदियों के गौरव का भी समारोह है। गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021 के दौरान क्लैप नामक एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। क्लैप का यहाँ फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल। इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे जो उद्देश्य बताया जा रहा है कि यह एक इंटरैक्टिव पोर्टल होगा जिसमें लोग अपने सुझाव दे सकेंगे कि वे और किन किन सुझावों के जरिए और किन किन प्रयासों के जरिए गंगा नदी को स्वस्थ और स्वच्छ बनाया जा सकता है। क्लैप पोर्टल की बात करें तो क्लैप नमामि गंगे के तहत एक पहल है। यह एक पोर्टल है, अभी हमने बात भी की कि यह एक इंटरैक्टिव पोर्टल है। क्यों इंटरैक्टिव पोर्टल है? क्योंकि यह नदियों पर एक्शन और जो बातचीत है इसके लिए समर्पित है। यह एक माध्यम होगा जिसमें लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। क्लैप ट्री क्रेज फाउंडेशन द्वारा लागू किया जा रहा है और क्लैप को विश्व बैंक के जरिए फंड मुहैया कराया जाएगा। आइए अन्य तथ्यों को देखें जो कि गंगा नदी से संबंधित है। तो गंगा नदी बेसिन के लिहाज से और सांस्कृतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण नदी है। इसे भारत में भगवान का दर्जा दिया गया है और भारत की यह सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है और यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर? उत्तरकाशी में यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जब भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो इसे गंगा नाम दिया जाता है, यानी कि यहाँ से ही इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। यदि अलकनंदा के बारे में बात करें तो अलकनंदा का उद्गम संतोपथ ग्लेशियर से माना जाता है जो उत्तराखंड की काफी महत्वपूर्ण नदियों में शामिल है। हमारा अगला विषय होगा चर्चा में कश्मीर का नामदा क्राफ्ट। कश्मीर का नामदा क्राफ्ट एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि भारत सरकार चाह रही है कि कश्मीर के नामदा क्राफ्ट को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जाए, इसके बुनकरों को फिर से इकट्ठा किया जाए और वापस से इससे जो क्राफ्ट तैयार किया जाता है, इससे जो कंबल बनाया जाता है, उसका वापस से आयात किया जाए।
तो ये हम देख पा रहे हैं, ये नामदा क्राफ्ट के जरिए बना हुआ ही एक कंबल है। आइए नामदा क्राफ्ट के बारे में जानें कि इससे संबंधित क्या तथ्य हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कश्मीर के कारीगरों और बुनकरों के लिए 2 पहलें शुरू की गई हैं। ये दोनों ही पहलें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत शुरू की गई हैं। यानी कि भारत में पहले से जो योजना चल रही है जो कि कुशल कारीगरी को बढ़ावा देती है, कौन सी योजना है वो? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के तहत ही यह योजना एक शुरू की गई है। उसके अंतर्गत क्या शामिल है? नामदा क्राफ्ट को फिर से विकसित करने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट, यानी कि कुछ ऐसे स्पेशल प्रोजेक्ट लाए जाएंगे जिसके जरिए नामदा क्राफ्ट को पुनर्जीवित किया जाएगा, जो कि लगभग कश्मीर में अब ना के बराबर हो रहा है। इसलिए इस क्राफ्ट को फिर से पुनर्जीवित करने की बात कही गई है। यह किसके अंतर्गत किया गया है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के तहत। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत एक अन्य योजना चलाई जा रही है। इस योजना में जो नामदा क्राफ्ट के बुनकर हैं या कारीगर हैं, उनको प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना आदि शामिल है। यानी कि इनकी जो क्राफ्ट की कारीगरी है उसे और बेहतर करने के लिए, उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए किसके तहत? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ही रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एक योजना चलाई जा रही है। नामदा प्रोजेक्ट से कश्मीर के 6 जिलों के कई हजार कारीगरों को रोजगार मिलेगा। दरअसल कश्मीर की नामदा क्राफ्ट खास तौर पर कंबल बनाने की एक तकनीक है। यानी कि जो नामदा क्राफ्ट है यह कंबल बनाने की कारीगरी से जुड़ी हुई है। इससे संबंधित अन्य तथ्य देखते हैं। अन्य तथ्य क्या है कि ये जो कंबल बनाने की टेक्निक है, आमतौर पर हम देखते हैं कि भेड़ के ऊन के जरिए कंबल बनाए जाते हैं और इसमें बुनाई का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नामदा क्राफ्ट के तहत फेल्टिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। यानी नामदा क्राफ्ट में फेल्टिंग प्रोसेस के जरिए कंबल की बुनाई की जाती है, या अन्य जो भी कारीगर इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें फेल्टिंग प्रोसेस अपनाई जाती है। फेल्टिंग प्रोसेस क्या है? प्रोटीन फाइबर यानी एनिमल फाइबर जो है उसे फैब्रिक के टुकड़ों में बनाना या फैब्रिक के टुकड़ों में बदलना फेल्टिंग प्रोसेस कहलाती है। फैब्रिक के टुकड़ों में बदलना किसे? एनिमल फाइबर को। इसके अलावा फाइबर के टुकड़ों का आपस में गुथाव इस प्रक्रिया में अपनाया जाता है, और फाइबर के टुकड़ों का जो आपस में गुथाव है उसमें पानी और साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं पानी एवं साबुन के इस्तेमाल के साथ साथ इसमें सुई का भी इस्तेमाल किया जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? फेल्टिंग प्रोसेस। यानी कि जो पारंपरिक ऊन के द्वारा, भेड़ के ऊन के द्वारा जो कंबल बनाने की प्रोसेस है उसका इस्तेमाल ना करते हुए, उस गुथाई वाली प्रक्रिया या बुनाई वाली प्रक्रिया का इस्तेमाल ना करते हुए फेल्टिंग प्रोसेस को अपनाकर जो क्राफ्ट तैयार किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? नामदा क्राफ्ट। और नामदा क्राफ्ट किससे जुड़ा हुआ है? कंबल बनाने की कारीगरी से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि 1998 से 2008 के बीच इस क्राफ्ट के निर्यात में लगभग 99% की कमी आई है। ऐसा देखा गया है कि इसके जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, वो लगभग समाप्त हो गए हैं, या तो वे कारीगरी करना बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से भारत में अब इसके निर्यात में 99% की कमी देखी गई है। इससे संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत भारतीय युवाओं को इंडस्ट्री के हिसाब से अब सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इससे रोजगार हासिल करने में उनको सहायता मिलेगी। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र हैं उनमें भी उनके जो कार्य हैं, उनका जो पिछला अनुभव है उसके आधार पर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है चारधाम प्रोजेक्ट। तो चारधाम प्रोजेक्ट क्यों चर्चा में है? तो चारधाम प्रोजेक्ट में शामिल 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के कारण यह प्रोजेक्ट चर्चा में है, और इसके चौड़ीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब मंजूरी दे दी है। इसमें शामिल 3 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है ऋषिकेश से माना के लिए, दूसरा है ऋषिकेश से गंगोत्री के लिए, और तीसरा है टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए। अभी तक जो इनकी सड़क की चौड़ाई थी उसके लिए जो परमिशन थी वह 5.5 मीटर तक बढ़ाने की थी, लेकिन जो राजमार्ग मंत्रालय है उसने अपने सर्कुलर में कुछ बदलाव किया है। तो अभी तक जो परमिशन 5.5 मीटर तक बढ़ाने की थी या 5 मीटर बढ़ाने की थी, उसे बढ़ाकर अब 10 मीटर कर दिया गया है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में वापस से यह विवाद क्यों गया? क्योंकि अभी तक 5.5 मीटर तक बढ़ाने की उम्मीद थी, इस इतनी ही चौड़ी करने की बात कही जा रही थी, तो अब इसे 10 मीटर तक चौड़ी करने का जो प्रक्रिया है उसे अपनाए जाने की बात कही गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है।
मंजूरी देने के पीछे जो सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताया कि वे रक्षा मंत्रालय की उस बात से सहमत हैं कि जो भारत चीन की सीमा है वह सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सड़कों के चौड़ीकरण की आवश्यकता है ताकि यह भारत के लिए एक अच्छी रणनीति साबित हो सके। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत जो सड़क है जिसकी चौड़ीकरण करने की बात कही जा रही है उसमें शामिल है ये ऋषिकेश है, इसमें शामिल है यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ एवं बद्रीनाथ। इन चारों सड़कों को आपस में जोड़ने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, यात्रियों को सही सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए और चूंकि भारत चीन सीमा में यह स्थित है तो इसका अपने आप में सामरिक महत्व है। इन सभी दृष्टिकोण के चलते चारधाम प्रोजेक्ट को चौड़ी करने की बात कही जा रही है। आइए इससे संबंधित अन्य तथ्य देखते हैं। इनके चौड़ीकरण पर पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर कोर्ट में यह मामला दर्ज किया गया था, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और सुनवाई के साथ इसके चौड़ीकरण की मंजूरी इसने दे दी है। अब ये राजमार्ग DLPS यानी डबल लेन विद पैव्ड शोल्डर सिस्टम पर बनाए जा सकेंगे। क्या है ये डबल लेन पैव्ड शोल्डर सिस्टम? इसके तहत 7 मीटर का एक डबल लेन सड़क बनाई जाएगी और इस सड़क के दोनों तरफ 1.5 मीटर के पैव्ड शोल्डर बनाए जाएंगे या पैव्ड वे बनाए जाएंगे। ये पैव्ड वे क्या है? जहां पर आप पैदल चल सकते हैं, साइकिल सवार यहां से जा सकते हैं और यहां से ड्रेनेज की सुविधा भी बनाई जा सकती है। यही क्या कहलाते हैं? पैव्ड वे। यानी 7 मीटर के डबल लाइन कैरेज वे और दोनों तरफ 1.5 मीटर के पैव्ड वे, जो अभी हमने यह इमेज में भी देखा। पैव्ड वे यानी पैदल पथ, साइकिल रास्ता या ड्रेनेज के लिए जो सुविधा उपलब्ध की जाएगी वह कहां पर होगी? पैव्ड वे पर। अन्य तथ्यों को देखें तो चारधाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के 4 मंदिरों को जोड़ता है और ये 4 मंदिर चारधाम मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। चारधाम प्रोजेक्ट में शामिल जो मंदिर हैं वे कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यदि इन चारों मंदिरों के बारे में बात करें कि ये कहां पर स्थित हैं, तो इसमें है यमुनोत्री पहला। यमुनोत्री क्या है? यमुना देवी को समर्पित एक मंदिर है। कहां पर है? यह मंदिर रवाई घाटी के पास स्थित है। इससे संबंधित अब गंगोत्री के बारे में जाने तो वहीं गंगोत्री क्या है? देवी गंगा को समर्पित एक मंदिर है और यह कहां पर है? उत्तरकाशी में गंगोत्री गोमुख से, जहां से गंगा नदी निकलती है, जिसे भागीरथी के रूप में जाना जाता है, यही क्या है? गंगा का उद्गम स्थल है। आगे बढ़ते हैं, बद्रीनाथ के बारे में जानते हैं। तो बद्रीनाथ या बद्री नारायण मंदिर के नाम से यह क्षेत्र, यह इलाका प्रसिद्ध है। यानी कि यह 4 धामों में जो एक तीसरा धाम है, क्या है? बद्रीनाथ धाम, और यह बद्री नारायण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह कहां पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खास विशेषता क्या है? यह है कि गढ़वाल हिमालय पर यह 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ के बारे में ही अन्य तथ्य जाने तो बद्रीनाथ नगर के एक तरफ नर और दूसरी तरफ नारायण माउंटेन रेंज स्थित है। इससे पहले भी एक सवाल पूछा गया था। जो बद्रीनाथ है वह भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि भगवान विष्णु के लिए समर्पित मंदिर है और इसका निर्माण 8वीं सदी में किसने करवाया था? शंकराचार्य ने, यानी आदि शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हमारा अंतिम है केदारनाथ मंदिर। तो केदारनाथ गढ़वाल हिमालय में 3500 मीटर की रेंज पर स्थित है, 3500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदाकिनी नदी के उद्गम स्रोत चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित है, इसलिए यह फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह काफी ऊंचाई पर स्थित है और इसका अपने आप में महत्व है। क्यों? क्योंकि केदारनाथ को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल किया गया है, यानी यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ पंचकेदार में भी शामिल है, पंचकेदार का हिस्सा है। और पंचकेदार में कौन कौन से इलाके, मंदिर या क्षेत्र शामिल हैं? तो पंचकेदार में शामिल है केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ। यानी केदारनाथ की अपने आप में और भी महत्वता बढ़ जाती है, पंचकेदार के रूप में भी, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भी। इस परियोजना के पीछे जो उद्देश्य बताया जा रहा है उसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की थी कि इसका जो उद्देश्य है हिमालय में मौजूद चारधाम तीर्थ स्थल जो हैं उसके बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, उसके बीच जो सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ावा देना और सड़क को चौड़ी करना, इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। तो चारधाम प्रोजेक्ट से जुड़ी क्या कुछ पर्यावरणीय चिंताएं हैं जिसकी वजह से अभी तक इस प्रोजेक्ट को रोका गया था, या इस प्रोजेक्ट के संचालन में कुछ जो दुविधाएं थी वह क्या थी? तो जब सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा तो उसमें 55,000 पेड़ों के नष्ट होने की बात कही गई है और 55,000 जो पेड़ नष्ट किए जाएंगे या नष्ट होंगे उसके अंतर्गत 690 हेक्टेयर वनों को नष्ट करने की बात कही गई है।
यानी कि 690 हेक्टेयर वन भूमि का नष्ट होना वहां की जैव विविधता को नष्ट करने का संकेत देता है। और किसी भी इलाके में जैव विविधता, क्योंकि हाल ही में कई ऐसी पर्यावरणीय घटनाएं हो रही हैं जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन, बाढ़, भूकंप जैसी समस्याएं आपके सामने जो आ रही हैं, वह इस इलाके को और अधिक संवेदनशील बना देती हैं। पेड़ों की निर्मम कटाई से, वनस्पति को उखाड़ने से यहाँ की जैव विविधता भी प्रभावित होगी, जो कि क्षेत्रीय पारिस्थितिकी के लिए एक खतरा मानी जा सकती है। यानी कि जो इसके पीछे पर्यावरणीय जो चिंताएं बताई गई थी, उनमें ये सारी चिंताएं मौजूद हैं। इस वजह से अभी तक इसकी चौड़ीकरण की प्रक्रिया जो थी वह लंबित थी या नहीं हो रही थी, लेकिन सामरिक महत्व के चलते वापस से इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अगले विषय की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला विषय है काशी विश्वनाथ मंदिर या काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ धाम फिर से एक बार चर्चा में था। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 से 14 दिसंबर में उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी है उसका दौरा किया गया और इस दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना की लागत लगभग कितनी बताई गई थी? 339 करोड़ रुपए। यानी कि इसमें जो पूरी परियोजना चल रही है काशी विश्वनाथ धाम को बनाने की, उसकी जो लागत है वह 339 करोड़ रुपए है, जिसके पहला चरण अभी संपन्न हुआ है। यह काशी विश्वनाथ धाम का मंदिर है जो आप देख पा रहे हैं। इस पे एक कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस कॉरिडोर के जरिए मंदिर को डायरेक्ट गंगा नदी से जोड़ा जा रहा है। यही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहलाता है। इससे संबंधित अन्य तथ्य देखें, यानी इस परियोजना के बारे में जानें तो परियोजना के चरण 1 में कुल 23 भवनों का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन अभी भारतीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस जो 23 भवनों का जिसमें निर्माण किया गया है उसमें तीर्थयात्रियों को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं उन पर चर्चा करते हैं। उन सुविधाओं में शामिल है यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, सिटी म्यूजियम, व्यूइंग गैलरी, फूड कोर्ट आदि। ये उन यात्रियों को दिए जाने वाली सुविधाओं में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। परियोजना के विकास के दौरान सभी विरासत संरचनाओं के संरक्षण की बात कही गई है। यानी कि इस परियोजना का विकास तो किया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर जो भी विरासत संरचनाएं हैं, जो पुरानी संरचनाएं हैं, धरोहर हैं, उनके संरक्षण की बात कही गई है। यह परियोजना लगभग 5 लाख वर्ग फुट तक फैली है। इसके पहले इसका जो क्षेत्र था वह कितना था? 3000 वर्ग फुट था और अब इसका जो क्षेत्र है वह बढ़कर कितना हो गया है? 5 लाख वर्ग फुट। इससे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी के तट के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित किया जा रहा है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि इसके तहत एक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और इस कॉरिडोर में काशी विश्वनाथ मंदिर से डायरेक्ट गंगा नदी जो है उसका जो तट है उससे आपस में जो संपर्क है उसे स्थापित किया जा रहा है और इसे ही क्या कहा जा रहा है? काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट। अन्य तथ्यों को देखें तो परियोजना की जो आधारशिला है वह कब रखी गई थी? तो प्रधानमंत्री द्वारा यह आधारशिला 8 मार्च 2019 को रखी गई थी और यह कहां पर स्थित है? वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और यह भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। इसके अलावा यह 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल है, जो कि इसकी अपने आप में महत्वता को बढ़ा देता है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की एक तस्वीर दिखाई गई है। इसमें मंदिर को, यह मुख्य मंदिर है काशी विश्वनाथ का, इसके बीच में एक कॉरिडोर स्थापित करके इसे डायरेक्ट गंगा नदी के तट से जोड़ा जा रहा है। यही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। अन्य तथ्यों की ओर देखें, यानी इस कॉरिडोर को ही जाने तो यह क्या है? यह पहले 3000 वर्ग फीट में था, जो अब बढ़ाकर 5 लाख वर्ग फीट में बनाया जा रहा है। इसलिए इस परियोजना का काफी महत्व है और इस बार फिर यह मंदिर चर्चा में था। यह कॉरिडोर प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी के घाटों को जोड़ेगा, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की थी और इस पिछली तस्वीर में मैंने भी आपको यह दिखाया भी था। यह साफ सुथरी सड़कें, गलियों और बेहतर रोशनी की व्यवस्था करेगा, स्वच्छता प्रदान करेगा और इस इलाके में पर्यटन को आकर्षित करेगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है। अगले विषय की ओर बढ़ें तो हमारा अगला विषय है करुप्पुर कलमकारी चित्रकला। करुप्पुर कलमकारी चित्रकला कहाँ की चित्रकला है? तमिलनाडु की। यह एक बार फिर चर्चा में है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है, यानी GI टैग प्रदान किया गया है। इसलिए यह दोनों फिर से चर्चा में है। आप देख पा रहे हैं यह करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग है और यह कल्लाकुरिची एक नक्काशी है, किसकी? लकड़ी से बनाई गई की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों कला अपने आप में पारंपरिक है, यानी दोनों ही अपनी प्रकृति में पारंपरिक हैं। इन्हें कई वर्षों से उस क्षेत्र में, उस इलाके में बनाया जाता रहा है। अपने आप में उत्कृष्ट हैं ये
और इनका कहीं और निर्माण नहीं किया जाता, इसलिए ये अपने क्षेत्र, अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करती हैं और ऐसी ही वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। यदि करूपुर कलमकारी पेंटिंग की बात करें तो यह सूते कपड़े पर की जाती है, जिसमें बांस और नारियल के पेड़ के तने से बनाए जो ब्रश होते हैं या पेन होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक जटिल तरीके से बनाई जाने वाली पेंटिंग है। यदि कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी की बात करें तो यह भी काफी जटिल प्रक्रिया है और यह भी तमिलनाडु में ही बनाई जाती है, इसलिए इसे जीआई टैग मिला है। कलमकारी का अर्थ कलम या ब्रश है जिससे कुछ बनाया जाता है और इसीलिए इसी के आधार पर इसका नाम कलमकारी पड़ा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी कलमकारी पेंटिंग काफी फेमस है, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो इस कलमकारी में मुख्यतः पारंपरिक रूप से 3 रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें काला, लाल और पीला रंग इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इनके अलावा भी अन्य रंगों का इस्तेमाल किए जाने लगा है। जबकि कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी जो है वह अपने आप में एक अनूठी कलाकृति है, तमिलनाडु की एक अनूठी कलाकृति है, जिसके लिए उसे जीआई टैग दिया गया है। ये थी तमिलनाडु की कलमकारी पेंटिंग की एक और तस्वीर जिसे आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अन्य तथ्यों की तरफ। तो इसमें शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक शैलियों के अलंकारों और डिजाइनों का उपयोग किया जाता है। किसमें? नक्काशी में। किसकी? लकड़ी की नक्काशी में, कलाकुरिची में। जो उसके कारीगर होते हैं, जो उसके शिल्पकार होते हैं, उनमें पारंपरिक शैलियों और अलंकरणों, डिजाइनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यह तमिलनाडु की काफी प्रसिद्ध लकड़ी की नक्काशी की कला है। यदि तमिलनाडु की ही अन्य ऐसी वस्तुओं की बात करें या अन्य ऐसी उत्कृष्ट कलाकृतियों की बात करें जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो उनमें शामिल है कन्याकुमारी लौंग, डिंडीगुल ताले, महाबलीपुरम पत्थर की मूर्ति, नीलगिरी चाय, तंजावुर गुड़िया, तंजावुर पेंटिंग, कोयम्बटूर की गीली चक्की, कांचीपुरम रेशम और साड़ियां। ये सभी तमिलनाडु में मुख्य जो वस्तुएं हैं, मुख्य जो यहाँ की चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है वो है। इसके अलावा भी अन्य हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कलमकारी पेंटिंग की बात करें तो अभी हमने जो बात की थी वह करूपुर कलमकारी पेंटिंग थी, जो कहाँ पर थी? तमिलनाडु में। इसके अलावा दक्षिण भारत में अन्य कलमकारी पेंटिंग काफी चर्चा में रहती है। तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्तनिर्मित यह एक चित्रकला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक के जरिए छाप बनाकर पेंटिंग की जाती है। इसमें किन किन रंगों का प्रयोग किया जाता था? तो इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते थे और इनको बनाने वालों में अधिकतर महिलाएं शामिल थीं। चित्रकला मुख्यतः भारत और ईरान में प्रचलित है। यानी कलमकारी चित्रकला मुख्यतः कहाँ पर प्रचलित है? भारत में। भारत में कहाँ पर प्रचलित है? दक्षिण भारत में। और यह ईरान में भी काफी प्रचलित है। कौन सी? कलमकारी चित्रकला। इससे संबंधित अन्य तथ्य देखते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से चित्तूर जिले के श्रीकालहस्ती और कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम कलाकारी या कलमकारी शामिल है। यानी कि ये 2 कलमकारी इसके प्रकार हैं आंध्र प्रदेश में जो काफी प्रसिद्ध हैं। श्रीकालहस्ती कलमकारी की पूरी प्रक्रिया में 17 चरण हैं और इन 17 चरणों में क्या क्या शामिल है? ब्लॉक बनाना, उसके बाद कपड़े का उपचार करना, छपाई करना, धुलाई करना आदि। इससे संबंधित भी यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ब्लॉक से की गई चित्रकारी, या उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो यदि इसके सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, यह क्या है? कलमकारी चित्रकला। तो इस सवाल के साथ ही हमारे आज के सेशन को विराम दीजिए। मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए विषयों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।